दोस्तों, जब भी बात मैकडॉनल्ड्स की होती है तो हमारे दिमाग में टेस्टी बर्गर से लेकर क्रिस्पी फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर खूबसूरत एनवायरनमेंट में बैठकर स्नैक्स का मजा लेने जैसी सभी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। इस पूरे एनवायरनमेंट को देखकर लगता है कि ये कंपनी तो आज पूरी दुनिया में अपनी फ्रेंचाइजी से बहुत कमाई कर रही है, जो कि काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मैकडी की कमाई का असली राज उनका बर्गर नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका पूरा स्नैक्स का कारोबार ही उनकी कमाई का असली जरिया नहीं है, बल्कि उनकी कमाई का असली जरिया कुछ और ही है। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि आखिर मैकडॉनल्ड्स कितना पैसा कमाता है, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैकडी असली में एक फूड चेन कंपनी से ज्यादा एक रियल एस्टेट कंपनी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैकडी के जैसी सुविधाएं देने वाली दूसरी कंपनियां जैसे कि KFC या फिर बर्गर किंग असल में अपने फूड आइटम से ही पैसे कमाते हैं, लेकिन वहीं मैकडॉनल्ड्स की कमाई दरअसल उस लैंड से होती है जिसे वो अपनी फूड चेन खोलने के लिए रेंट पर या लीज पर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दें कि इसका जवाब है रियल एस्टेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैकडी के 85 से ज्यादा रेस्टोरेंट का मालिकाना हक एक ऐसे इंसान के पास है जो उस रेस्टोरेंट को सिर्फ उन्हीं लोगों को किराए पर देता है जो मैकडी के आउटलेट्स खोलना चाहते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉनल्ड के कुल रेस्टोरेंट का 50% से ज्यादा जमीन और 80% बिल्डिंग का मालिकाना हक मैकडॉनल्ड के मालिकों के पास ही है। अगर इसे आसानी से समझने की कोशिश करें तो 2019 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बताया कि 2019 में मैकडॉनल्ड्स ने सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी को रेस्टोरेंट और जमीन रेंट पर देकर करीब $7.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि हैरान कर देने वाला तब लगता है जब आपको पता चलेगा कि ये उनकी सालाना कमाई का 1/3 हिस्सा था। और तो और आपको बताएं कि साल 2019 में ही कंपनी की टोटल प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की वैल्यू $29 बिलियन थी, और इन्हीं से मैकडी सालाना $7.9 बिलियन सिर्फ रेंट से कमा रहा है, जिसमें कंपनी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। और तो और कस्टमर आने या ना आने से भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसका लगभग 1/3 रेवेन्यू पूरी तरह से बरकरार रहता है। यहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी फ्रेंचाइजी का कोई स्टोर अपनी जगह या फिर किसी और वजह से नहीं चलता है तो कंपनी के लिए भी परेशानी की बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसे में मैकडी अपनी इस जगह को या तो किसी नए फ्रेंचाइजी को रेंट पर दे देता है या फिर उस जगह को अपने आउटलेट से बदलकर किसी और काम के लिए किराए पर लगा देता है, जिससे उसका फाइनेंशियल लॉस लगभग ना के बराबर होता है, जो कि अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर 2019 के बाद 2020 की बात करें, जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, तब भी मैकडी की टोटल प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की वैल्यू $24 बिलियन से ज्यादा की थी, जिसे अगर दुनिया की टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनीज की लिस्ट में शामिल किया जाए तो मैकडी बड़े आराम से इस लिस्ट में अपना नाम बना सकती है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, आज मैकडी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा उसके रियल एस्टेट से आता है। लेकिन ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, बल्कि इसके होने में भी काफी लंबा टाइम और प्रोसेस दोनों लगा है, और इसे करने के लिए मैकडी ने एक स्पेसिफिक तरीका अपनाया है। अब सवाल ये भी उठता है कि कोई इंडिया में से कैसे करेगा, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉनल्ड के बारे में करीब 375 पेज की एक रिपोर्ट है, जिसमें मैकडॉनल्ड अपने फ्रेंचाइजी के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में उन्हें बताता है। इसमें फ्रेंचाइजी के फंडामेंटल वर्क से लेकर कॉस्ट एरिया ट्रेनिंग, ऑपरेशंस और प्रोग्रेसिंग एक्सपेंसेस, यानी कि फ्रेंचाइजी को बिजनेस बढ़ाने में आने वाले खर्च जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड कंपनी के साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहती है तो उसे इसके लिए करीब 6 से 14 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और तो और इसके साथ ही उसे अपने पास करीब 5 करोड़ से ज्यादा की रकम रखनी पड़ेगी, जिसे किसी जरूरी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मैकडी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए करीब 30 लाख रुपए की फीस कंपनी को देनी पड़ेगी, और तो और अपनी टोटल सेल का करीब 4% भी उन्हें कंपनी को देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में एक और बात जो साफ साफ लिखी होती है कि उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी को उसी निर्धारित पते पर खोलना पड़ेगा जो मैकडी उन्हें सजेस्ट करेगी। यानी कि अगर आसान भाषा में समझें तो मैकडी की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट फीस और सेल्स की शर्त के बाद ये शर्त भी माननी पड़ेगी कि रेस्टोरेंट के लिए आपको उसी जगह को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका मालिकाना हक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैकडॉनल्ड से लिंक है। अब अगर आप देखेंगे तो भारत से लेकर पूरी दुनिया में मैकडी के रेस्टोरेंट जो खुद कंपनी ओन करती है वो ज्यादातर उन्हीं जगहों पर होते हैं जो जगह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होती है।
और वहाँ काफी बड़ा स्पेस होता है। साथ ही साथ पार्किंग की भी अच्छी खासी व्यवस्था होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक और बात पहले से मेंशन होती है कि अगर कंपनी की ओर से रेंट पर दिया गया लोकेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसे किसी और बिजनेस के लिए बेच दिया जाएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी शर्तों के बावजूद कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में या फिर ऐसे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट क्यों करेगा? इसका सीधा जवाब है कि मैकडॉनल्ड ने बीते कई सालों में पूरी दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में एक प्राइम फूड चेन ब्रांड है और एक ऐसा बिजनेस भी है जिसमें लोग सेफ इन्वेस्टमेंट को साफ साफ देख पाते हैं। इसलिए कंपनी का ये मॉडल, जिसमें बर्गर, फ्राइज और शेक्स बेचकर रेवेन्यू जनरेट करने की जगह कंपनी का रियल एस्टेट के तौर पर पैसा कमाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी की कंपनियां जैसे ऑटोमोबाइल, फूड या फैशन, सब में कभी ना कभी गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जिसमें ज्यादातर चांसेस में आपके इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होती है। इसलिए आज मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में जहां अपनी टेस्टी स्नैक्स और फूड के लिए पहचाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ऐसी कंपनी बन चुका है जिनका लॉस परसेंटेज बहुत कम है। तो दोस्तों, आपको मैकडी का ये आइडिया कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।